सामने आई। नमस्कार, रियल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। असली भारत की असली खबर। हिंदुस्तान में आज के दिन आंदोलन जोरों पर हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन हो या माओवाद का, कश्मीर की घाटी हो या कोई और प्रांत, आंदोलन का सबब व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन से है। आइए देखें यूरी बेज़मेनोव इसके बारे में क्या कहते हैं। आज हम यूरी अलेक्जेंड्रोविच बेज़मेनोव से बात करते हैं। यूरी 1939 में मॉस्को के पास पैदा हुए। वे एक उच्च सोवियत फौजी अफसर के बेटे थे। वे एक बहुत उच्च स्तर के स्कूल में पढ़े और भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति में महारत हासिल की। उसके बाद वे नोवास्टी में कार्यरत रहे, जो कि सोवियत रूस की खबर एजेंसी थी और रूस की गुप्तचर एजेंसी KGB का भाग थी। वे 1970 में अपनी जान का खतरा उठाते हुए भागकर पश्चिमी देशों में चले गए, क्योंकि वे सोवियत प्रणाली से पूरी तरह खिन्न हो चुके थे। आज के दिन वे सोवियत प्रोपेगेंडा, झूठा प्रचार, दुष्प्रचार, कुटिल प्रचार, झूठा और भ्रांति फैलाने वाला प्रचार और प्रोपेगेंडा के बारे में महापंडित हैं। आइडियोलॉजिकल सबवर्शन या किसी देश की सैद्धांतिक विचारधारा का नष्टीकरण एक खुला तरीका है, जिसके जरिए किसी भी देश की, जाति की, धर्म की, सिद्धांत, विचारधारा और व्यवस्था का नाश करके दूसरे देश की विचारधारा और व्यवस्था स्थापित की जाती है। ये आप खुले आंख देख सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलनी हैं और कान साफ करने हैं। यह कोई गुप्त कार्रवाई नहीं है और इसका गुप्तचर होने से कोई रिश्ता नहीं है। गुप्तचर कार्रवाई या जासूसी के बारे में लोग बहुत मिर्च मसाला लगाकर सोचते हैं। हॉलीवुड वाले जेम्स बॉन्ड की मूवी या चलचित्र बनाकर बहुत सा पैसा ऐंठते हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। सोवियत रूस की जासूसी एजेंसी KGB का ज़्यादातर काम जासूसी का नहीं है, पर दूसरे देशों की सत्ता व्यवस्था को नष्ट कर या परिवर्तित करने का है। केवल 15% समय या पैसा जासूसी में लगता है। बाकी 85% एक कूटनीतिक चाल से, धीरे से, चुपके से, सालों साल की मेहनत से, उठा पटक करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके, उनका मन और विचारधारा बदल के देश की व्यवस्था को नष्ट या मूलभूत रूप से परिवर्तित करने का है। जैसे हम हर अमेरिकन का दिमाग बदल कर ऐसा कर देते हैं कि वे सच्चाई को समझ या बूझ ही न पाएं, और चाहे आप उनके सामने सब सच्चाई खोल कर रख दें तो भी वह उसको पहचान न पाएं और अपने परिवार की, अपने जाति और धर्म की और अपने देश की रक्षा न कर पाएं। यह एक बहुत बड़ा ब्रेन वॉशिंग या पागल या स्थायी मूर्ख बनाने का सीधा तरीका है। यह बहुत चतुराई से धीरे धीरे करना होता है, ताकि देश की जनता को इसका बिल्कुल भी आभास न हो। इस तरीके के 4 चरण या भाग हैं। पहला चरण डीमोरलाइजेशन या स्वाभिमान और मनोबल को नष्ट करने का होता है। इससे जनता को निरुत्साहित किया जाता है। इसमें 15 से 20 साल लगते हैं, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी का मनोबल और स्वाभिमान नष्ट करना पड़ता है। एक पूरी पीढ़ी के विद्यार्थियों को यह सिखाना पड़ता है कि तुम्हारा देश की व्यवस्था सड़ी गली है और विदेशियों की, यानी कि हमारी, बहुत अच्छी है। इससे आप अपने दुश्मन के नवयुवकों की विचारधारा पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा को 3 पीढ़ियों के दिमाग में हम भर रहे हैं, जिससे वह हमारे ही अनुसार सोचने लगें। इसको वे समझ नहीं पाते और अपने देश की मूलभूत विचारधारा और देशभक्ति को छोड़कर हमारे चंगुल में आके फंस जाते हैं। हमारा बहुत सा जासूसी का काम पहले उन लोगों की जानकारी लेने में या इकट्ठा करने में लगता है, जिनको इस्तेमाल करके हम उस देश के बच्चों की अपनी विचारधारा नष्ट कर हमारी विचारधारा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रकाशक, संपादक, पत्रकार, एक्टर, अध्यापक, राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर, संसद सदस्य, व्यापारिक संगठनों के प्रवक्ता इत्यादि, इन सब लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वह जो सोवियत विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देंगे,
हम उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाते हैं ताकि वे मीडिया और लोक संचार के जरिए लोगों को हमारी विचारधारा में बहकाएं और जो हमारे खिलाफ हैं उन्हें हम नष्ट करते हैं। उनके चरित्र पर लांछन लगाकर, अफवाहें फैलाकर या उनकी हत्या कर या दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। जैसा कि दक्षिण वियतनाम के एक छोटे से शहर में कई हजार नागरिक एक ही रात को कत्ल कर दिए गए जब वह शहर वियत कांग कम्युनिस्टों ने सिर्फ 2 दिन के लिए कब्जा किया था। CIA को कभी भी यह समझ में नहीं आया कि ये कम्युनिस्टों को कैसे पता चला कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है, और जिसको मारना है वह किस घर में रहता है। उन्हें ये कैसे सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार करके, अगवा करके हजारों लोगों को गाड़ियों में भरकर शहर से बाहर निकाल के मार डाला गया। यह तो बहुत सरल है। कब्जा करने से बहुत पहले उनके जासूसों ने और एजेंटों ने लिस्ट बनाकर तैयार कर रखी थी ताकि मौका मिलते ही इन सब का कत्ल कर दे, क्योंकि वे कम्युनिस्टों से देश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे और उनके खिलाफ बोल रहे थे। ऐसे एजेंट नाई और टैक्सी चलाने वाले थे। यही हनोई के सोवियत दूतावास में हम सब कर रहे थे और यही मैं नई दिल्ली के दूतावास में कर रहा था। मैं ये देखकर भौचक्का रह गया कि वे लोग जो सोवियत रूस के हक में लिख रहे हैं और जो मेरे मित्र थे उनके भी नाम भी उस लिस्ट में थे जिन्हें की कत्ल किया जाना है। हाँ, सोवियत रूस के हिमायती भी कत्ल की लिस्ट में थे। वे सोवियत रूस की यात्रा भी कर चुके थे और उसके हक में भी लिख रहे थे। पर KGB ने यह तय कर लिया था कि जब भारत में कम्युनिस्ट क्रांति आएगी या सत्ता परिवर्तन की उठापटक होगी तो उन सब की हत्या करनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे मूर्ख पिट्ठू हैं या जो कम्युनिस्ट विचारधारा को सच माने बैठे हैं और उसे बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं, जब कम्युनिस्टों का राज आएगा और उन्हें सच्चाई का पता चलेगा और उनकी आंखें खुलेंगी तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए KGB के प्राध्यापकों का असूल है कि किसी देश के कम्युनिस्टों पर कभी भी विश्वास मत करो। उन्हें इस्तेमाल करके उनकी हत्या करवा दो। वो तो वेश्या की तरह हैं, इन पे विश्वास कभी नहीं कर सकते। यह हमारे को हुक्म था। हमें ज़्यादा छपने वाले अखबारों और मीडिया में घुसपैठ करने का हुक्म था। अत्यधिक अमीर फिल्में बनाने वालों को फंसाओ, तथाकथित बुद्धिजीवियों को पकड़ो, ऐसे घमंडी घटिया लोग जो आपकी आंखों में आंख डालकर सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं और अपने आप को फन्ने खां और बहुत अक्लमंद और सबसे ऊंचा समझते हैं। ऐसे लोग जो कि नैतिक रूप से गिर चुके हैं, कम्युनिस्ट शासन के लिए भर्ती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। वे या तो बहुत लालची होने चाहिए या अत्यधिक महत्वाकांक्षी हों, तो इन्हें KGB बहुत जल्दी भर्ती करना चाहती थी। क्या ऐसे लोग काम नहीं आ सकते? उन्हें मार डालना क्या जरूरी है? नहीं, वे सिर्फ देश की व्यवस्था हिलाने और अव्यवस्था फैलाने के ही काम के हैं। इसके बाद हमारे लिए वे बेकार कचरा हैं। उदाहरण के लिए आपके देश में जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो प्रोफेसर, सिविल राइट और मानवाधिकारों के लिए जो शोर मचाने वाले लोग हैं, ये लोग सैद्धांतिक विचारधारा और व्यवस्था के नष्टीकरण के कार्य में सिर्फ अव्यवस्था फैलाने की सीमा तक ही काम के हैं। जब उनका काम खत्म हुआ उसके बाद हमारे को उनकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पता है। वे जब देखते हैं कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए हैं तो वे सोचते हैं कि अब उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। उन्हें तो एक दीवार के सामने खड़ा कर कर गोली से उड़ा डाला जाएगा। इसलिए वे कम्युनिस्टों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही निकारागुआ में हुआ। आपको याद होगा कि पहले वाले कम्युनिस्ट या तो जेल में हैं या भागकर कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा ही ग्रेनाडा में हुआ। बिशप मॉरिस जो पहले ही मार्क्सिस्ट था, उसे एक नए मार्क्सिस्ट ने मार डाला। वो और भी पक्का मार्क्सिस्ट था। ऐसा ही चलता है। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही करा गया। पहले तराकी को सत्ता में लाया गया, उसको अमीन से मरवाया गया, कमाल से अमीन को मरवाया गया और जिसमें KGB ने मदद की। ऐसे ही बांग्लादेश में मुजबिर रहमान से करना पड़ा। वह एक सोवियत रूस के हिमायती कम्युनिस्ट थे। उसे उन्हीं की मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सेना के साथियों ने मारा। सब जगह ऐसा ही करना पड़ता है।
जब सत्ता व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है तो पहले के मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, लेफ्टिस्ट मूर्ख पिट्ठुओं को मार डाला जाता है या कभी देश निकाला दे दिया जाता है या जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसा कि क्यूबा में हुआ। क्यूबा में आज भी बहुत से मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट जेलों में सड़ रहे हैं। अभी आपके देश में स्वाभिमान और मनोबल को नष्ट करने का काम पूरा हो चुका है। यदि आप एकदम अभी भी इसका इलाज करना चाहते हैं तो आपको एक नई पीढ़ी को स्वाभिमानी, देश प्रेमी और उत्साही बनाने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। तभी नई पीढ़ी इस सच्चाई को ठीक से समझ पाएगी और इस नैतिक और मानसिक आक्रमण से अपने परिवार की, जाति की, देश की रक्षा कर